किसान उत्पादक संगठन चैप्टर 3 पार्ट 8 आम शासन से जड़ी चुनौतियाँ। भारत भर में जब किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत हुई तब ये बात धीरे धीरे साफ होने लगी थी कि सिर्फ कागजों पर बनाए गए नियम और ढांचे अपने आप में अच्छी शासन व्यवस्था की गारंटी नहीं दे सकते। एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह संस्था का निर्माण केवल नियमों से नहीं बल्कि रोज के व्यवहार से, विश्वास, निष्पक्षता और भागीदारी को निभाने से होता है। और ये सब कुछ ग्रामीण भारत की जमीनी सच्चाइयों में करना आसान नहीं था। एक बड़ी और आम समस्या थी एलाइट कैप्चर की, यानी नेतृत्व पर प्रभावशाली और संपन्न किसानों का नियंत्रण। जिन एफपीओ में एनजीओ की ओर से प्रशिक्षण और भागीदारी कम थी, वहां अक्सर अमीर या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली किसानों को ही निर्देशक बन जाते थे। शुरुआत में इनका सहयोग संगठन को खड़ा करने में मदद करता था, लेकिन समय के साथ ये शक्ति कुछ लोगों के हाथ में सिमटने लगी। नाबार्ड के द्वारा 2012 में किए गए एक फील्ड सर्वे से ये पाया गया कि करीब 30% सदस्य ये महसूस करते हैं कि उन्हें जरूरी निर्णय से दूर रखा जाता है, खासकर दाम तैयार करने, खरीद की प्रक्रिया और लाभ के वितरण जैसी मामलों से। एक और गंभीर लेकिन धीरे धीरे उभरने वाली समस्या थी सदस्य व्यक्तिगत सक्रियता की कमी। सदस्य अभियान में लोग जुट तो जाते थे, लेकिन उन्हें लगातार सक्रिय बनाए रखना मुश्किल था। कोई एफपीओ में वार्षिक आम सभाओं में उपस्थिति बहुत कम रहती थी। एसएफएसी की 2011 की समीक्षा में बताया गया कि 45% से ज़्यादा एफपीओ में एजीएम में आधे से कम सदस्य ही नियमित रूप से शामिल होते थे। ऐसे में बैठक का न्यूनतम कोरम तो पूरा हो जाता था, लेकिन चर्चा का स्तर कमजोर रह जाता था। कुछ एफपीओ में निर्देशक मंडल की कार्यक्षमता भी एक बड़ी समस्या बन गई। कई बार निर्देशक नियमित बैठक नहीं करते थे और सारे फैसले सीईओ या फील्ड स्टाफ पर छोड़ दिए जाते थे। कई निर्देशकों के बीच आपसी झगड़े की वजह से निर्णय लेने की प्रक्रिया ठप हो जाती थी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की फील्ड रिपोर्ट के में ये पाया गया कि जहां नेतृत्व नहीं बदला गया, खरीद प्रक्रिया में पक्षपात हुआ और रिकॉर्ड रखने में पारदर्शिता नहीं रही, वहां सदस्यों का विश्वास टूट गया और व्यापार भी कमजोर हो गया। हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की समस्या भी अक्सर सामने आई। कई बार निर्देशक या उनके परिवार के लोग ही प्रमुख खरीदार या आपूर्तिकर्ता बन जाते थे, जिससे सदस्य को ये महसूस होता कि संस्था पर कुछ लोगों का दबदबा है। तमिलनाडु में 2012 की फील्ड स्टडी में पाया गया कि 18% एफपीओ में कम से कम एक निर्देशक निजी व्यापार में सीधे तौर पर शामिल था, जो एफपीओ को ही लेन देन से जुड़ा हुआ था। संचालन के स्तर पर स्वतंत्र ऑडिट और शिकायत निवारण प्रणाली के कमी से शासन व्यवस्था और कमजोर हुई। अधिकांश प्रारंभिक एफपीओ में शिकायतों के समाधान की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी और जो ऑडिट होने भी थे वो अक्सर केवल कानूनी औपचारिकता निभाने के लिए किए जाते थे, न कि आंतरिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद यह कहना गलत होगा कि सभी एफपीओ असफल रहे। कोई एफपीओ, खासकर जहां जरूरी संस्थाओं का सहयोग और मार्गदर्शन मिला, वहां बेहद कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, भागीदारी और पारदर्शिता देखने को मिली। ऐसे संगठन ने यह दिखाया कि ये अगर सही प्रशिक्षण, स्पष्ट नियम और खुला संवाद और नियमित भागीदारी हो तो शासन व्यवस्था को समय के साथ मजबूत किया जा सकता है। एफपीओ की इन शुरुआती चुनौतियों ने एक महत्वपूर्ण सीख दी कि किसी संगठन को चलाना केवल उपज इकट्ठा करने का काम नहीं है, बल्कि यह विश्वास इकट्ठा करने का काम भी है। विश्वास नियमों में, नेतृत्व में और एक दूसरे में। अगर ये विश्वास नहीं बना तो चाहे ढांचा कितना भी अच्छा बना हो, अंदर से वो कमजोरी रह जाएगा।
इन्हीं कठिन अनुभवों से आगे चलकर कोई नए पहल शुरू हुई, जैसे निर्देशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, एफपीओ शासन रेटिंग प्रणाली और अनिवार्य निर्देशक प्रशिक्षण। इन सब को मिलाकर भारत में एफपीओ आंदोलन के अगले चरण की नींव रखी। धन्यवाद।